क्या बेसिक कंसेप्ट है मनी सप्लाई से जुड़े हुए। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि मनी वो है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे और यूनिट ऑफ अकाउंट का काम काम करे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आपने कोई सामान खरीदा और उस सामान के बदले में आपने वो जो नोट या सिक्का दिया वो जनरली आसानी से एक्सेप्ट हो गई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करी। और दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट, ये क्या है? ये थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब कि आप किसी भी वस्तु को मनी में मेजर कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी है, 3,000 रुपए, 2,500 रुपए, 3,500 रुपए, जो भी इसकी कीमत होगी, हम इसको मनी में मेजर कर सकते हैं। ये यूनिट ऑफ अकाउंट का बेसिक सा मतलब है। क्यों यूनिट ऑफ अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट होता है? मान लीजिए आपने किसी देश, आपके देश की जीडीपी को बताना है, तो जीडीपी को किस फॉर्म में बनाएंगे? मनी के फॉर्म में तो बनाएंगे ना। इतना इतना बिलियन डॉलर आपकी जीडीपी है, इतने मिलियन डॉलर आपकी जीडीपी है। जीडीपी है क्या? आपकी वस्तुएं सेवाएं हैं। और अगर मनी नहीं होती तो क्या बताते हैं? इस देश में 1,000 कुंटल गेहूं, 2,000 किलो चावल, आटा, प्याज, सब्जियां जो भी है, आप इस तरह अमाउंट में बताते हैं, तो वो क्या होता है? बड़ा एब्सर्ड सा मेजरमेंट होता है। तो ये काम मनी करता है, इसी को कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। और अगर यूनिट ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट नहीं होता तो बहुत सारी व्यवस्था जो होगी अव्यवस्थित हो जाती। यही है यूनिट ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट। मनी का एक और डिफिनेशन है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब आप अपने पूरे धन को मनी के रूप में बता सकते हैं। जैसे कोई पूछे कि आपके जो एसेट है उसकी कीमत कितनी है, आपका जो एसेट है उसकी कीमत कितनी है, तो आप बताएंगे कि आप ये तो कहेंगे नहीं मेरे पास एक मकान है, एक गाड़ी है, एक शॉप है। ये इससे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी ना। तो आप इनकी जो भी अगर स्टोर वैल्यू होगी, मान लीजिए इसकी इनकी कुल कीमत मान लीजिए 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपीज है, तो आप बताएंगे कि स्टोर ऑफ वैल्यू के फॉर्मेट में बताएंगे कि मेरे पास जो एसेट है वो 20 लाख रुपीज है। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू जो है एक कंसेप्ट है जो कि मनी के डिफिनेशन को बेहतर करता है। तो मैं ये सब चीजें क्यों आपसे कह रहा हूं? ये जो तीन कंसेप्ट हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और मीडियम एक्सचेंज, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगी, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो सिर्फ रुपया या सिक्का ही इसी मानदंड पे काम करता है, या कुछ और भी चीजें हैं जो इस पे मानदंड पे काम करती हैं? तो जी हाँ, एक और है कंसेप्ट, वो है डिपॉजिट। डिपॉजिट भी मनी का ही एक रूप होता है। यही अर्थ इकोनॉमिक्स का या मनी सप्लाई के कंसेप्ट का बेस है, डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स आपको समझना है कि डिपॉजिट्स कैसे मनी होते हैं। तो इस तरह जो कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स कितने हुए? दो कंपोनेंट हुए आपके मनी के, एक तो सिक्के और नोट, और दूसरा डिपॉजिट। अगर आप किसी को सिक्के और नोट देंगे तो उसके बदले में आप वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकते हैं। और दूसरा है डिपॉजिट। डिपॉजिट भी तरल होता है, मनी होता है। कैसे होता है? क्या है डिपॉजिट? डिपॉजिट्स क्या है? डिपॉजिट भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है और यूनिट ऑफ अकाउंट का काम करता है। डिपॉजिट मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है और यूनिट ऑफ अकाउंट का काम करता है। तो डिपॉजिट्स कौन तैयार करता है? बैंक तैयार करते हैं डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट तैयार करते हैं और बैंक का काम है डिपॉजिट स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उस पर ब्याज देना और लोन देना। बैंक क्या करते हैं? डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, उस पर ब्याज देते हैं और लोन देते हैं। तो बैंकों की गाड़ी कैसे चलती है? बैंक जो लेंडिंग रेट देते हैं ना और डिपॉजिट रेट, दोनों में अंतर रखते हैं। तो जो उनका
लेंडिंग रेट होता है वो ज्यादा होता है, तो यही उनकी इनकम होती है। ये जो डिफरेंस हुआ ना लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट का, जो डिफरेंस होता है उसी की मदद से बैंक अपने, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनका जो सेटअप होता है, उसका खर्चा निकालते हैं डिपॉजिट्स की मदद से। तो बैंक कौन कौन से डिपॉजिट स्वीकार करते हैं? सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये कुछ महत्वपूर्ण डिपॉजिट्स हैं जिसे बैंक स्वीकार करते हैं। और ये मनी का फॉर्म है, इसे आप मनी कह सकते हैं, मुद्रा कह सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। तो अगर व्यापक तौर पे देखा जाए तो डिपॉजिट्स के दो प्रकार हैं। पहला डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरा टाइम या टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टाइम या टर्म डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? आप एक विड्रॉल स्लिप या चेक के जरिए बैंक से उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आप गए, आपको अपने करेंट अकाउंट से पैसा निकालना है, तो आप क्या करेंगे? चेक जमा करेंगे, या एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम से पैसा निकालना भी क्या है? डिपॉजिट का फॉर्म है। तो वो डिमांड डिपॉजिट का दूसरा रूप है। डिमांड डिपॉजिट्स को व्यक्ति बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के विड्रॉ कर सकते हैं। आपको बैंक को पहले बताना नहीं होता, आप सीधे गए बैंक में आपने विड्रॉ फॉर्म भरा और उसके बदले में पैसा निकाल लिया, या फिर एटीएम गए, एटीएम से एटीएम कार्ड लगाया और पैसा विड्रॉ कर लिया। यानी कि डिमांड डिपॉजिट को व्यक्ति बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के विड्रॉ कर सकता है। करेंट अकाउंट्स आपके डिमांड डिपॉजिट्स के उदाहरण हैं। इसमें किसी भी तरह की शर्तें नहीं होती, मतलब कितना भी रुपया आप जमा कर सकते हैं, कितना भी, 1 करोड़, 200 करोड़, उसका कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम भी कुछ भी कर सकती हैं, और किसी भी डिनोमिनेशन में कर सकते हैं। डिनोमिनेशन का मतलब वो क्या? गुणक। जैसे मान लीजिए आप 321 रुपये 46 पैसे जमा करना चाहते हैं, ठीक है, अब वो करंट अकाउंट में आप जमा कर लेंगे। और इसमें नंबर ऑफ डिपॉजिट पर कोई शर्त नहीं होती, नंबर ऑफ विड्रॉल पर कोई शर्त नहीं होती, कि भी किसी भी संख्या में आप डिपॉजिट कर सकते हैं और कितनी ही बार निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स में बैंक चेक जारी करते हैं, और इसको चेकेबल अकाउंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चेकेबल अकाउंट। यानी कि चेक के जरिए आप भुगतान कर सकते हैं, और चेक के जरिए भुगतान करने का मतलब ये ज्यादा लिक्विड होते हैं, ज्यादा तरल होते हैं। तो फिर दूसरा डिपॉजिट का फॉर्म है। अभी तो डिमांड डिपॉजिट की बात हुई, टाइम डिपॉजिट। एक तो डिमांड की बात हुई, अब यहां टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम डिपॉजिट क्या है? टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, यहां दो चीजें आती हैं, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। तो ये सर्टेन पीरियड टाइम ऑफ टाइम के लिए होते हैं, इसलिए इनको टाइम कहा जाता है। और बैंक क्या करते हैं? इन पर हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं, ज्यादा ब्याज दर देते हैं। जैसे आपका एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट एक तरह का टाइम डिपॉजिट है, क्योंकि इस पर आपको ब्याज दर ज्यादा मिलेगा। और इनको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही, एक निश्चित समय सीमा के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, और आपको बैंक को नोटिस देना पड़ता है कि आप ये फिक्स डिपॉजिट निकालने जा रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट निकालने जा रहे हैं। यानी कि इसमें या तो टाइम की शर्त होगी या टर्म की शर्त रखी जाती है। टर्म की शर्त ऐसी होगी, जैसे मान लीजिए ग्राहक जो भी विड्रॉ करेगा वो 5 रुपए का मल्टीपल से कम नहीं कर सकता है। एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। या मान लीजिए 1 रुपए के मल्टीपल से कम में नहीं कर सकता है, 50 पैसे में नहीं कर सकता है। ये टर्म की शर्त हो सकती है। और टाइम की शर्त क्या होगी? कह देगा कि महीने में 5 विड्रॉल से ज्यादा नहीं कर सकता, ये एक हफ्ते में 4 विड्रॉल से ज्यादा नहीं कर सकता है। तो टर्म डिपॉजिट के उदाहरण क्या है? आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। टर्म डिपॉजिट, एक तो फिक्स डिपॉजिट्स, कुमुलेटिव डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। ये जो है टर्म डिपॉजिट्स के उदाहरण है। तो जो सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, सॉरी, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एक तरह का टर्म डिपॉजिट है। तो आपने देखा, जो करंट अकाउंट है आपका डिमांड डिपॉजिट है, लेकिन जो आपका सेविंग अकाउंट है
आपका टर्म डिपॉजिट है, ठीक है। टर्म डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट्स की तुलना में ज्यादा कठोर शर्तें होती हैं। इसे मान लीजिए अगर ये एफडी को आप पहले निकालते हैं तो आपका ब्याज दर कम हो जाएगा या कुछ पेनाल्टी आपको देनी पड़ सकती है। और डिमांड डिपॉजिट्स के विपरीत ये चेकेबल अकाउंट्स नहीं होते, मतलब चेक के जरिए आप यहां से पैसा नहीं निकाल सकते, ये कम लिक्विड होते हैं। यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स की दो खास बातें हो गई, नो रिस्ट्रिक्शन चेकेबल अकाउंट, और टाइम या टर्म डिपॉजिट की खास बातें क्या हो गई, रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं और इसमें नो चेकेबल अकाउंट होता है। ये दोनों अंतर ध्यान से सुन लीजिए। जो डिमांड डिपॉजिट है इसमें नो रिस्ट्रिक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कुछ भी कितनी बार निकाल सकते हैं हम, कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई शर्त नहीं होती है। लेकिन ये चेकेबल अकाउंट होता, नो रिस्ट्रिक्शन, और फिर चेकेबल अकाउंट मतलब चेक के जरिए पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम और टर्म डिपॉजिट में रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं और ये चेकेबल अकाउंट नहीं होता है।